नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चलते हमारे चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्वाड्रेचर। इसका शॉर्ट नेम है क्षेत्रकलन का। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें सभी इंटीग्रल्स का यूज हो रहा है। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हमें जो नोट करना है वो ये है कि एट फर्स्ट हमें डाउट को पढ़ते ही उसका स्क्रिप्ट दिमाग में आना चाहिए, इसका डायग्राम कैसा होगा और इस डायग्राम में कौन से पार्ट का एरिया में फाइंड आउट करना है और उसको फाइंड आउट करने के लिए लिमिट क्या हो सकती है, कौन सा पार्ट किससे घिरा हुआ है, इन सब बातों का ऑब्जर्वेशन करना ये हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए और इसका ही प्रैक्टिस करें आप कि कैसे डायग्राम बनाता है, कैसे उस डायग्राम में से लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं, लिमिट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम एरिया आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से हम उस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ये सारे प्रोसेस स्टेप्स आपको याद करने हैं, देखने, समझने, सीखने हैं। और मैं आपको ले चलता हूं आज फिर से कुछ एग्जाम्पल पे। मैंने कल भी काफी सारे एग्जाम्पल करवाए। इस चैप्टर के एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूं मैं कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जिनके आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद में जो एग्जाम्पल कराऊंगा, दो एग्जाम्पल, वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल में से ही आपको करवा रहा हूं। ये एग्जाम्पल अपनी बुक में पढ़े हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 की यदि हम बात करें तो आप देखिए कि एक तो वृत्त है और एक हमारे पास वक्र है। एक वृत्त और वक्र से घिरा हुआ भाग। मैं सवाल पढ़ता हूं, आप भी किताब खोलें, सवाल पढ़ें। वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एंड एक्स इज इक्वल वाई स्क्वायर के मध्य छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें एक सवाल ऐसा भी है कि बड़े भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो आप छोटे भाग का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लें और पूरे वृत्त में से छोटे भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बड़े भाग का क्षेत्रफल या इनसे घिरे भाग से बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल अपनी इसमें अपनी बुक में है। तो ऐसा सवाल भी आपके लिए आए तो आप चिंता नहीं करें। बड़े भाग का या इन दोनों से घिरे हुए भाग के बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ऐसा कहे तो छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके आप पूरे वृत्त में से छोटे भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इन दोनों आकृतियों से घिरे भाग के बाहर का भाग आपको ज्ञात हो जाएगा। आइए आगे बात करता हूं मैं आपसे। एग्जाम्पल हमारा 15 है। पहले डायग्राम बनाते हैं। एक्स डैश, वाई डैश। ओके, देखिए यहां हम बात करें तो एक तो वृत्त है हमारे पास, ओके, और एक वाई स्क्वायर वाला परवल है। और वाई स्क्वायर वाला परवल है तो दाईं ओर खुलेगा, शीर्ष मूल बिंदु पर होगा और एक अक्ष पे सममित होगा। वाई स्क्वायर इक्वल एक्स दिया हुआ। इन दोनों से घिरा हुआ भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग। हम यहाँ पर बिंदु जो है दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये ज्ञात करेंगे। दोनों बिंदु ज्ञात करो कोई बात नहीं, पर एक बिंदु ज्ञात करना है जिससे हमें ये बिंदु ज्ञात हो जाए। ये बिंदु ज्ञात करना मस्त है। इसका मान तो √2,0 है क्योंकि त्रिज्या 2 है, सॉरी आर स्क्वायर 2 है तो आर का मान √2 हो गया। और ये त्रिज्या जितनी दूर है तो ये बिंदु है हमारा √2,0 और ये हमें ज्ञात करना है। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी इसका नामकरण भी कर दें। इसको मैंने ओ दिया, इसको ए देता हूं। जो ये बिंदु मैं यहाँ पर लिख चुका हूं उसको बी नाम देते हैं। और क्या है, √2,0 और ये बिंदु हमें ज्ञात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चल ले दो। आगे हम काम करते हैं, वो ये है स्टूडेंट्स कि हमारे दो जो वक्र हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एंड एक्स इज इक्वल वाई स्क्वायर को हल करने पर सीधी ये लाइन लिखनी है। पहले जो लाइन हम लिखते हुए आए कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर, और फिर दोनों को हल करना है। हल करेंगे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दूंगा मैं, तो बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0।
यहाँ इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आएगा, x प्लस 2। ऐसा करने पर x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ x इज इक्वल माइनस 2 हो गया एंड x इज इक्वल प्लस 1 हो गया। दिख गया? तो x इज इक्वल माइनस 2 तो हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि इधर तो हमें भाग ज्ञात ही नहीं करना है, तो ये तो हमारे लिए असंगत हल हो सकता है, जो हमें नहीं चाहिए ऐसा हल हो गया। ओके भाई, असंगत है। x बराबर 1 काम का है, हालांकि इतने से हमारा काम हो जाएगा। y का मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, पर आप y का मान यदि ज्ञात करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। y का मान आप निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, c के निर्देशांक कंप्लीटली हो सकते हैं। यदि x का मान 1 है तो y का मान भी 1 हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ से? चलो लिख देता हूं, तब y बराबर 1 और अर्थात y का मान प्लस माइनस 1 है, अर्थात प्रतिच्छेदी बिंदु वो आएगा हमारे पास में 1 प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 का इट मीन्स y ऊपर भी और y नीचे भी है, ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस। इतना काम हो गया, समझ में आ गई बात इतनी अच्छी तरह से आपको। ये बिंदु लिख दूं मैं, आप चाहो तो 1,1 है, तो ये जो बिंदु यहाँ पर देखो, जिसको मैंने a नाम दिया, उसका निर्देशांक आ गया 1,0। अब अपेक्षित भाग जो है हमारा वो कहाँ है, उसको ढूंढो आप। अपेक्षित भाग चित्र में, अपेक्षित भाग चित्र में छायांकित भाग है, ठीक है। और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इसका नाम डी दिया है मैंने, और हमें एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ओडी बीसीओ, और ये ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी सी ओ का ट्वाइस है। ओ ए बी सी ओ का डबल करे तो पूरा एरिया जाएगा। अब इस ओ ए बी सी ओ ए बी सी ओ में भी दो भाग हैं। ये भाग तो इस वक्र के द्वारा घिरा है यहां तक का, और ये भाग इस वृत्त के द्वारा घिरा है। तो 0 से लेकर 1 लिमिट तो वक्र में रखेंगे तब ये क्षेत्रफल आएगा, 1 से लेकर √2 लिमिट वृत्त में रखेंगे तो ये क्षेत्रफल आएगा। दोनों को जोड़ेंगे, फिर जोड़ने पर जो आएगा उसका 2 गुना करेंगे, डबल करेंगे, तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये गणना हम कैसे करेंगे, ये इतना भाग मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रखा है, हालांकि बुक में किया, पर आप जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करें, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, अच्छे स्कोर, अच्छे अंक मिलेंगे आपको। यहां से मैं रीच करता हूं, इतना भाग आपने देख लिया होगा। तो आप यहां पर इस तरह से लेंगे, उसके भी आगे नीचे लाइन जो आएगी वो आएगी एरिया ऑफ ओ ए सी ओ प्लस एरिया ऑफ, दो तो बाहर रहेगा ही, एरिया ऑफ ए बी सी ए। ये दो बाहर गुणा में पड़ा रहेगा, इंटीग्रल रहेगा 0 से 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रल रहेगा 0 से 1 लिमिट रहेगी। y किसके लिए रहेगा, वक्र के लिए रहेगा, इंटू dx, प्लस दूसरा भाग रहेगा 1 से √2 लिमिट रहेगी, y रहेगा किसके लिए रहेगा, वृत्त के लिए रहेगा, इंटू dx। इन दोनों को जोड़ेंगे
और फिर 2 से गुणा करें। ये वाला भाग गया। आगे आपको करना आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहो तो एक स्टेप और लिख दूँ, इतना भी लिख दिया तो मैंने। 0 से 1 है, वक्र के लिए y निकालेंगे तो √x आएगा, x की पावर हाफ आ जाएगी, और प्लस वृत्त के लिए जब आप y निकालेंगे तो आएगा 2 - x² का अंडर रूट r इंटू dx। आगे आपको इंटीग्रल भी करना आता है, लिमिट भी रखनी आती है, और एरिया भी फाइंड आउट करना आता है। देख लीजिए बोर्ड पे आराम से, पूरा सवाल मैंने लिखा है, पूरा सवाल मैंने एक्सप्लेन किया है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोले। आगे बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 16 और लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 11.3 का। इसको इरेज करता हूँ, देख लिया होगा आपने बोर्ड पे। डायग्राम अच्छी तरह ऑब्जर्व करें। ये नहीं कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ था हम उसी तरह बना लेंगे, क्या जरूरत है देखने की। अरे सवाल वहां बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बना हुआ नहीं है, कहते एग्जाम्पल आए थे, सवाल आए। सवाल को पढ़कर हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। आ जाइए, बहुत अच्छा सवाल है। समाकलन का उपयोग करते हुए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हो तो समाकलन के अनुप्रयोग से हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। 16 नंबर का एग्जाम्पल है और शीर्ष है हमारे पास, पहले को ये नाम दे दूं, -1 और 1, बी है मेरे ख्याल से 5 और 3 है, सॉरी 0 और 5 है, 0 और 5 है, और जो तीसरा पॉइंट सी है वो 3,2 है। वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल हेतु हम काम कर रहे हैं। और वो क्या करेंगे, सबसे पहले आइडियल रूप से निर्देशांक तल बनाएंगे और उस तल में उन बिंदुओं को प्लॉट करेंगे, अंकित करेंगे। थोड़ा भाग उधर से चला गया मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, मैं मैनेज करता हूं। -1 और 1 जो पॉइंट आएगा वो थोड़ा इधर आएगा, 0 और 5 जो आएगा वो यहां ऊपर आएगा, 3 और 2 आएगा वो थोड़ा यहां पर आएगा। थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं इसको। हमारे पास ये बिंदु ए है, -1,1 है, इसको हमने बी नाम दिया, 0,5 है, इसको सी नाम दिया है, 3,2। ओके, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यस, उसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहां से सीधे 2 लंब डालूंगा, इसको आप चाहे तो P नाम दे दो इसको, और इसे Q नाम दे दो। ये जो P बिंदु है वो -1,0 है और ये है 3,0। स्टूडेंट्स यहाँ ऑब्जर्व करने की बात है कि जो छायांकित भाग है उसका एरिया ज्ञात कैसे होगा, किन प्रतिबंधों के अंतर्गत होगा वो देखिए। मैं जब इसे ए बी रेखा में लिमिट -1 से 0 रखता हूं तो ये इतना जो समलंब चतुर्भुज बनता है, देख लिया होगा आपने, मेरी उंगली चल रही है, ये निकल जाएगा। फिर इस BC रेखा में 0 से लेकर 3 लिमिट रखता हूं तो ये आगे वाला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इन दोनों समलंब चतुर्भुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे
तो यहां से देखिए पी ओ क्यू सी बी ए पी पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो दो भुजाओं से। फिर मैं इस ए सी भुजा में -1 से 3 लिमिट रखूंगा तो नीचे वाला जो ब्लैंक भाग है ये समलंब चतुर्भुज ज्ञात हो जाएगा। अब जो मैंने पहले दोनों का जोड़ के पी ओ क्यू सी बी ए पी ज्ञात किया था उसमें से पी ओ क्यू सी ए पी घटा दूंगा तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसके लिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए अब मैं काम करें। अब ए बी जो रेखा है उस रेखा का समीकरण जब हमारे पास होगा तब जाकर हम उसे एक वक्र की तरह यूज लेंगे, उस रेखा के समीकरण की तरह यूज लेंगे ताकि उसमें लिमिट रख सके और उसका समाकलन कर सके। तो ये तीनों चीज दे दी। हेतु हम क्या कर रहे हैं कि भुजा ए बी का समीकरण, और समीकरण बहुत ही शॉर्ट रूप में मैं निकालूंगा क्योंकि 11वीं क्लास में आराम से बहुत अच्छी तरह समझ रखा हमने। एक बार आप चाहो तो जरूर मैं सूत्र लिख सकता हूं, और अभी मैंने पढ़ाया था 8वें चैप्टर में भी आपको y माइनस वाई नोट इज इक्वल एम ब्रेसिस x माइनस एक्स नोट, इसका इक्वेशन होगा। यहां हल करेंगे हम तो y और x का वैल्यू नहीं रखना है, x नोट और y नोट क्या होंगी उसकी जगह एक बार खाली छोड़ी मैंने। m ज्ञात करेंगे, ए बी के लिए बात कर रहे हैं, ये रहा a ये रहा b। तो यहाँ पर होता है ढाल का सूत्र y2 माइनस y1। यहाँ मैं ये लगाता हूँ कि m इज इक्वल होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये ढाल का निर्देशांकों से ढाल ज्ञात करने का सूत्र या तरीका या फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर ये y2 है, ये y1 है, यानी 5 माइनस 1/0 माइनस माइनस सेकेंड प्लस का 1 हो गया cos x माइनस एक्स नोट, जिसको आपने y1 कहा है वो y नोट है, जिसको x1 कहा है वो x नोट है। तो x नोट का वैल्यू -1 था, ये माइनस पहले से सूत्र में था तो प्लस हो गया। यहाँ y नोट है वो हमारे पास में 1 है तो ये रह जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया स्टूडेंट्स y माइनस 1, ये 5 में से गया 4 4x प्लस 4 हो गया। इसको अपन y इज इक्वल टर्म में यदि फाइंड आउट करें तो 4x प्लस 5 इसका इक्वेशन बनता है। समझ में आ गई इतनी बात। ये y के फॉर्मेट y के रूप में ही y बराबर ही रखना है ताकि हम इसे यूज करेंगे तो हमें वापस इसे कन्वर्ट नहीं करना पड़े। फिर सेकंड की बात करेंगे। अब आगे मैं इतनी लैंग्वेज लिखूंगा। अब भुजा दूसरी की बात करूंगा तो भुजा BC का समीकरण, उसने डायरेक्ट देखी BC, ये रहा B और ये रहा C, y माइनस वाई नोट इज इक्वल स्लोप आएगी 2 माइनस 5, सीधा लिखूंगा मेरा 2 माइनस 5 माइनस 3 और 3 माइनस 0 बटे 3 और cos x माइनस एक्स नोट, ये एक माइनस 1 हो गया यानी ये माइनस का x हो जाएगा। ये बना y इज इक्वल 5 माइनस एक्स, ये हो गया दूसरी भुजा का इक्वेशन। और फिर बात करें हम भुजा AC का समीकरण, ठीक है, वो आएगा कि यहाँ वही y माइनस ये रहा A ये रहा C, तो पहले y माइनस वाई नोट इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रेसिस x माइनस x नोट, ये सूत्र लगाया y इज इक्वल y माइनस 1 इज इक्वल 1/4 हो गया, x प्लस 1 हो गया, तो y इज इक्वल 1/4 और
एक्स प्लस 1/4 प्लस 1, तो इसका फॉर्मेशन बन जाएगा y इज इक्वल 1/4 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा x प्लस 5। ये हमारी तीसरी भुजा का समीकरण हो गया। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डाउट है, बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलेगी। रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ढाल कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे इसे सोल्व करते हैं, क्षेत्रफल कैसे करते हैं, समाकलन कैसे करते हैं, मान कैसे रखते हैं, ये सारी बातें यहाँ बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ हमें सीखनी है। अब मैं ऊपर के पार्ट को एक बार इरेज करता हूँ, आप देखिए। आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल, यदि आप पार्ट्स की बात करें तो मैं पार्ट्स को लिख दूं, एरिया ऑफ पीओ बीएओ प्लस एरिया ऑफ ओ क्यू सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ पी ओ क्यू सी ए और पी। ये मैंने समझाया था पी ओ बी ए पी, पी ओ बी ए पी प्लस ओ क्यू सी बी ओ, ओ क्यू सी बी ओ, इसमें से पी ओ क्यू सी ए पी, पी ओ क्यू सी ए पी माइनस करेंगे। अब यहां इंटीग्रल फॉर्म में लिखता हूं, यहां पर लिमिट आएगी -1 से 0 और y किसके लिए, रेखा ए बी के लिए y इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 से 3 लिमिट रहेगी और किसके लिए, रेखा बीसी के लिए माइनस इंटीग्रल -1 से 3 कंप्लीट लिमिट रहेगी, y किसके लिए आएगा, रेखा एसी के लिए आएगा। और इसमें सब वैल्यूज जो मैंने यहाँ पर निकाल रखी है y की, सबके लिए ए बी बी सी और ए सी तीनों के लिए y का मान निकाल रखा है, वो आप इसमें यहाँ पर रखेंगे, हल करेंगे, लिमिट रखेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा सवाल है। एक सवाल ऐसा भी है हमारे 11.3 में मिलेगा उसके बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि वहां पर तीनों समीकरणों, तीनों भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं और फिर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में आप पहले तीनों समीकरणों को नाम दिया, क्रम दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड को हल किया, एक बिंदु प्राप्त होगा। सेकंड और थर्ड को हल किया, दूसरा शीर्ष या दूसरा बिंदु प्राप्त होगा और फर्स्ट और थर्ड को हल किया तो तीसरा बिंदु या त्रिभुज का तीसरा शीर्ष आपको पता होगा। तीनों शीर्षों से लेकर, तीनों बिंदुओं को लेकर आप ऐसे ज्यामितीय आकृति बनाएंगे। फिर कौन से भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, कौन सा भाग किससे घिरा हुआ है, ये आप ज्यामितीय आकृति बनाने के बाद ही उसको जज कर सकते हैं कि किस तरह से इसका एरिया निकाला जाएगा। तो इस तरह का सवाल भी हमारे सेम अभी मैंने बताया, ऐसा सवाल भी पढ़ा है 11.3 में और मैंने बोला है भुजाओं के समीकरण दिए हुए ऐसा सवाल ही पढ़ा है। दोनों सवाल आप हल करेंगे, मैंने आपको अभी इसके माध्यम से समझा दिया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अपनी अभ्यास, अपनी एक्सरसाइज 11.3 की 11.3। पहला सवाल है y² इज इक्वल 2x परवलय है, x² प्लस y² इज इक्वल 8, जो अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता के गया था। जस्ट अभी जो मैंने आपको 15th नंबर का एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था, सेम उसी एग्जाम्पल की तरह काम होना है, उसको हल करें।
दूसरा 4y इक्वल 3x² है, x² इसलिए ऊपर की ओर खुलेगा और शीर्ष मूल बिंदु पर होगा, y x के सममित होगा। और दूसरा एक रेखा है, ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 14 में एसिड बता चुका हूँ, सेम उसी का, केवल संख्याओं में परिवर्तन है, सेम उसी का रूप है, एग्जाम्पल नंबर 14। फिर वक्र है y इज इक्वल 4 माइनस x², y इज इक्वल रूट 4 माइनस x² है, तो यहाँ पर दोनों पक्षों को वर्ग करने पर x² प्लस y² इक्वल 4 एक वृत्त बन जाएगा, तो एक तो बनेगा वृत्त। दूसरा भाग है y इज इक्वल रूट 3y, तो y इज इक्वल रूट 3y होने के कारण x का मान y से बड़ा हो गया, इसलिए ये रेखा मूल बिंदु से गुजरते हुए प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में से जाएगी और इसको थोड़ा x की ओर झुका देना, कि जब x का मान बड़ा होता है तो रेखा x की ओर थोड़ी झुक जाती है। तो यहाँ पर आपको इस वक्र और x इज इक्वल रूट 3y x अक्ष के मध्य यानी नीचे वाला जो भाग आएगा रेखा का, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें भी दो भाग बनेंगे, एक भाग रेखा से घिरा हुआ होगा, एक भाग वृत्त से घिरा हुआ होगा। आप हल करेंगे। स्टूडेंट्स आगे बात करता हूं चौथे में। एक वृत्त है, एक रेखा है और x अक्ष के मध्य आराम से हो जाएगा, रेखा x बराबर y है, बिल्कुल ठीक बीचों बीच मूल बिंदु से दोनों निर्देशीय अक्षों के साथ 45 डिग्री कोण बनाते हुए जाएगी। ओके, और ये आप अच्छी तरह ज्ञात कर लेंगे। आगे चलिए, पांचवें परवलयों y² इज इक्वल 4x व x² इज इक्वल 4y के मध्यवर्ती उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी दो परवलय हैं, एक तो y² है, एक x² है। ये इसका भी एग्जाम्पल आपको बता दूं, मैं आपको बता कर गया हूं 101%। 12वें नंबर का जो एग्जाम्पल है सेम उसी का रूप है, सिर्फ संख्या में परिवर्तन है, वैसे ही हल करना है। फिर आगे देखिए, सवाल संख्या 6, x² प्लस y² इज इक्वल 1 है, ये वृत्त हो गया, x प्लस y इज इक्वल 1 ये रेखा हो गई, और प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसा एग्जाम्पल भी आ गया, ये आप आराम से कर सकते हैं। 7th है y² इज इक्वल 4ax और y इज इक्वल 2a। y² इज 4ax यानी दाहिनी ओर खुलता हुआ एक अक्ष से सममित शीर्ष मूल बिंदु वाला वक्र बनेगा, परवलय बनेगा। y इज इक्वल 2a, y इज इक्वल 2a, समझ में आ गया। y इज इक्वल 2a ऐसा आएगा, ये लो शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको, ये लो ऐसे इस तरह से आएगा, y इज इक्वल 2a रेखा हुई। इसने बोला y इज इक्वल 2a, कहाँ गया, और अच्छा सॉरी, और y x के मध्यवर्ती इस वृत्त इस परवलय y इज इक्वल 2a, सॉरी y इज इक्वल 2a, वो रेखा यूं जाएगी ऐसा। ओके, ये y इज इक्वल 2a हो गया, तो ये वाला बाहर वाला भाग आपको निकालना है। ये जो पॉइंट है वो 0,2a रहेगा, आपको 0 से 2a लिमिट रखनी है। किस में रखनी है, परवलय में रखनी है। आराम से ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाएगा। फिर आगे बात करते स्टूडेंट्स, वृत्त है x² प्लस y² जो 16 है, तो त्रिज्या इसकी 4 हो जाएगी। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय y² जो 6 अक्ष से बाहर हो। ये जरूर देख लें आप, थोड़ा सा इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर वृत्त है हमारे पास और इसकी त्रिज्या 4 है, तो ये पॉइंट हो गया 4,0 और एक परवलय है मेरे ख्याल से वो है y²। ओके, इसके बाहर का, इन दोनों से घिरे भाग के बाहर का, अभी मैं बता कर गया, तो अभी बोला था मैंने आपको कि पहले आप ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अभी मैंने ज्ञात करना सिखाया था, और इसको ज्ञात करके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या इसकी 4 है, तो πr² से निकल जाएगा। इस πr² में से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो इसके बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल भी बता कर गया हूँ, अभी कौन सा था, 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। वो एग्जाम्पल था, यस 15th नंबर का डायरेक्ट एग्जाम्पल ये का ये था, सेम एज इट था। उसमें अंदर का निकालना था और इस सवाल संख्या 8 में बाहर का निकालना है। तो अंदर का जो हमने निकाला था उसी तरह अंदर का पहले से निकालना है, वही प्रोसेस रहेगी, और पूरे वृत्त में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो बाहर का एरिया आ जाएगा। इस तरह आप सवाल संख्या 8 कर सकते हैं। 9 और 10 मैं आपको बता चुका हूँ, 9वां तो ऐसे भी बोर्ड में पढ़ा ये रहा, और 10वां भी मैंने कहा था कि 3 समीकरण होंगे, 3 इक्वेशंस होंगे, उनमें से पहले दूसरे को हल करेंगे, पहला शीर्ष आएगा, दूसरे तीसरे को हल करेंगे, दूसरा शीर्ष आएगा, और पहले तीसरे को करेंगे, तीसरा शीर्ष आएगा। तीनों शीर्ष को प्लॉट करेंगे, इस तरह से त्रिभुज बनेगा। और आगे आपको ये जो मैंने भुजाओं के समीकरण निकालने वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समीकरण पहले से दे रखे हैं।
और आपको इसे हल करना है। सब स्टूडेंट्स ढंग से देखें, समझें, मेहनत करें, होमवर्क करें। जो भी जितना भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड सारा होमवर्क आपको फिर कॉपी में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।